नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं प्रभव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने सफ़र के चैप्टर नंबर 12 पे, जिसका नाम है आज़ादी का उदय अनोखा। नई दिल्ली, 15 अगस्त 1947। चली आ रही थी जनता चारों दिशाओं से, बल्कि दसों दिशाओं से चली आ रही थी। तांगों के पीछे तांगे, बैलगाड़ियों के पीछे बैलगाड़ियाँ, कारें, ट्रकें, रेलगाड़ियाँ, बसें। लोग छतों पर बैठकर आए, खिड़कियों से लटक कर आए, साइकिल पर आए और पैदल भी आए। दूर देहात के ऐसे लोग भी आए जिन्हें गुमान तक नहीं था कि भारत देश पर अंग्रेजों का शासन अब तक था और अब नहीं है। लोग गधों पर चढ़े, घोड़ों पर चढ़े। मर्दों ने नई पगड़ियां पहनी, औरतों ने नई साड़ियां। बच्चे माँ बाप के कंधों पर लदाए, छोटे बच्चों को टोकरों में डालकर स्त्रियों ने अपने सिर पर रख लिया। स्त्रियों ने गहने निकाले, हाथों में, पैरों में, गले में, कमर में, सिर में, उंगलियों में, नाक में, कानों में, बालों में, गहने गहने गहने। लोग चले दिल्ली। पद, धर्म, जाति, गौरव, सब कुछ उस क्षण लुप्त हो गया था। हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियंस सब हंस रहे थे, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। भावावेश में यदा कदा उन्हें रोना भी आ जाता था। देहात से ऐसे बहुत से लोग थे जो लोगों से पूछ रहे थे कि ये धूम धड़ाका काहे का है। लोग बढ़ बढ़ के बता रहे थे, अरे तुम्हें नहीं मालूम, अंग्रेज जा रहे हैं। आज नेहरू जी देश का नया झंडा फहराएंगे, हम आज़ाद हो गए। चांदी के बिगुल की तीखी आवाज ने सुबह के वातावरण को चीर दिया। विक्टोरियन शैली की अजब शानो शौकत का अब वह आखिरी विस्फोट था। उस असाधारण दिवस के अनेक सरकारी कार्यक्रमों में से प्रथम की शुरुआत हो रही थी। भारत नामक नवनिर्मित राष्ट्र के प्रथम संवैधानिक गवर्नर जनरल का शपथ समारोह। जितने गंभीर वह कराची में थे, आज भी लॉर्ड माउंटबेटन उतने ही धीर और गंभीर दिखाई दे रहे थे। रानी विक्टोरिया के प्रपौत्र ने दृढ़ कदमों से उस सिंहासन की ओर बढ़ना शुरू किया जहां उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाने वाली थी और एक ऐसा सम्मान भी मिलने को था जिसकी कोई मिसाल साम्राज्य संकुचन के भावी किसी इतिहास में अंकित होने वाली नहीं थी। लेडी माउंटबेटन उनके बगल में चल रही थी। चांदी की बुनाई वाला उनका गाउन बड़े रुतबे के साथ चमचमा रहा था। उनके भूरे बालों में मुकुट शोभायमान था। रॉब रुतबे के शौकीन लॉर्ड माउंटबेटन ने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर सारा कार्यक्रम इस प्रकार तैयार करवाया था कि भारत का आज़ादी समारोह दिव्यता में अपना सानी न रखे। शोक रंगों की पोशाकों से सजे मार्गरक्षक शाही युगल के आगे आगे चल रहे थे। केवल 5 महीने पहले जिन सिंहासनों पर लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन वॉइसरॉय और वॉइसरीन के रूप में स्थापित हुए थे, उन्हीं सिंहासनों की ओर से अब उन्होंने कदम उठाना शुरू कर दिया। उनके दाएं और बाएं मखमली छत्र के नीचे भारत के नए सूत्रधार उपस्थित थे। नेहरू जी सूती जोधपुरी पायजामे और बंडी में थे। वल्लभ भाई पटेल सफेद धोती में प्रकट हुए थे। वह किसी रोमन सम्राट से कम रौबीले नहीं लग रहे थे। शेष नेताओं को उनकी सफेद टोपियों से पहचाना जा सकता था। अपनी जगह लेते समय माउंटबेटन को अजब विचार आया। जो महिलाएं और पुरुष भारत के नए सूत्रधारों की हैसियत से उनके दाएं और बाएं उपस्थित थे, उन सब ने, लगभग सभी ने, ब्रिटिश जेलों में सजा अवश्य काटी थी। इंग्लैंड के महामना सम्राट के जेल अधिकारियों के उन भूतपूर्व मेहमानों को गवाह रखकर लुईस माउंटबेटन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और शपथ ली कि स्वतंत्र भारत के प्रथम सेवक के रूप में वह अधिकतम हार्दिकता और परिश्रम के साथ देश की सेवा करेंगे। उनकी शपथ के समापन पर कल शाम जिन नेताओं के नाम कागज पर लिखना नेहरू जी से रह गया था, वे सभी नेता क्रमवार आते गए और जिस व्यक्ति के हाथों भारत ने आज़ादी पाई थी, उसी व्यक्ति के हाथों देश सेवा की अपनी शपथ ग्रहण करते गए। वॉइसरॉय की 31 तोपों की सलामी घटाकर संवैधानिक गवर्नर जनरल की सलामी 21 तोपों पर स्थिर कर दी गई थी।
भवन के बाहर उन 21 तोपों ने एक के बाद एक गड़गड़ाना शुरू कर दिया। खुशियों में डूबी भारत की राजधानी के आकाश में उस गड़गड़ाहट ने दौड़ लगा दी। लाल रंग के कालीन से सजी दरबार हॉल की सीढ़ियां जहां खत्म हो रही थीं, वहां माउंटबेटन दंपत्ति के इंतजार में सोने की कारीगरी वाली वह शाही बग्घी खड़ी थी, जिसका निर्माण लगभग आधी शताब्दी पहले लंदन की मैसर्स पार्कर एंड कंपनी द्वारा किया गया था, ताकि जब भारत में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का शाही आगमन हो तो वे उसी बग्घी पर आरूढ़ हो सकें। गवर्नर जनरल के सभी अंगरक्षक उसी बग्घी के सामने तैनात थे। गवर्नर जनरल के निवास स्थान से वह महान जुलूस जब रवाना हुआ तो सारा रास्ता तोरणों और सजावटी भालों से शोभायमान था। बिगुलवाद और कमांडर, पॉइंटमैन और कोचवान, मार्ग रक्षक और अंगरक्षक, घुड़सवार और प्यादे, मानो प्राचीन काल का कोई ऐतिहासिक चित्र अचानक रंगीन और जिंदा होकर रास्ते पर निकल पड़ा हो। बग्घी में माउंटबेटन दंपत्ति उसी दर्प के साथ विराजमान हुए जो कि जनता का सुचारू शासन करने वालों में सहज पैदा हो जाता है। बग्घी चली, सलामी देते सैनिकों के सामने से गुजरी और उन लौह दरवाजों को पार करने लगी जहां संपूर्ण भारत प्रतीक्षा में बैठा था। यह वह भारत था जिसके दर्शन पिछली 3 शताब्दियों में किसी अंग्रेज ने नहीं किए थे। वह भीड़ अंग्रेज की शानो शौकत देखने और स्तब्ध होने के लिए नहीं आई थी, न वह किसी जबरदस्त मनोरंजन के समारोह में शामिल हुई थी। वह भीड़ वहां क्यों आई थी, उसका राज तो सारी दुनिया के सामने खुला पड़ा था। भारत अपने भीड़ भड़के के लिए विख्यात और कुख्यात रहा है। नई दिल्ली में आज वह भीड़ इतने घनत्व के साथ जमा हुई थी कि वैसी भीड़ इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। लोग उल्लासित थे, जोश में थे और आवागमन के नियमों का उल्लंघन हंसते हंसते कर रहे थे। गवर्नर जनरल के जुलूस को लोगों ने लपक कर घेर लिया। अंगरक्षकों के घोड़े बिल्कुल धीमे धीमे चलने के लिए मजबूर हो गए। माउंटबेटन ने सारी जोड़ तोड़ बड़ी मशक्कत से कर रखी थी कि किस कार्यक्रम को कब, कहाँ, कैसे शुरू किया जाए, लेकिन उनकी सवारी को लोगों ने ऐसा जाम कर दिया कि सब हिसाब किताब धरा का धरा रह गया। जो नया भारत आज पैदा हुआ था उसने माउंटबेटन की सुनहरी सवारी को काले मानव शरीरों के समुद्र में डुबो दिया। हंसते खिलखिलाते मानव शरीर जिसमें आकांक्षाओं, आशाओं और आभार की ऐसी भावना सिहर रही थी जैसे किसी भी अंग्रेज के प्रति पहले कभी नहीं सहरी थी। आज कोई अमीर नहीं था और कोई गरीब नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई जेब कतरा नहीं, कोई मालदार नहीं। आज सब केवल आज़ाद थे। लोग एक दूसरों को आज़ाद साहब कहकर पुकार रहे थे। देहात से आए अधिकांश लोग बहुत भोले थे। आज़ादी का अर्थ भी उन्होंने उतने ही भोलेपन के साथ लगाया। किसानों ने अपने बच्चों को बताया कि अब खेतों में ज़्यादा फसल हुआ करेगी। ग्वालों ने पत्नियों से कहा कि अब गायें ज़्यादा दूध देंगी क्योंकि आज़ादी मिल गई है। लोगों ने बसों में टिकटें खरीदने से मना कर दिया। भला आज़ाद मुल्क में भी कहीं टिकट लगा करते हैं। आज़ादी का समारोह देखने आया एक भिखारी उस विभाग में दाखिल होने लगा जो विदेश के राजनीतिज्ञों के लिए आरक्षित था। जब सिपाही ने पूछा कि तुम्हारा आमंत्रण पत्र कहाँ है तो वह चकित हो गया। आमंत्रण? उसने कहा, अब कैसा आमंत्रण? हम आज़ाद हो गए हैं। उस अविस्मरणीय प्रातःकाल को सारे भारत में खुशियों के फव्वारे फूट रहे थे। दिल्ली जैसा ही उत्साह दिखाने वाले शहरों की कमी नहीं थी। कलकत्ता में सुबह 8 बजे झोपड़पट्टी के लोगों की एक भीड़ गवर्नर के सरकारी निवास स्थान में अचानक घुस पड़ी। भवन के एक कोने में अंतिम ब्रिटिश गवर्नर सर फेडरिक बरोज अपनी पत्नी के साथ नाश्ता करते बैठे थे। उनके देखते देखते लोग शयन कक्ष में घुस गए। उन औसत भारतीयों ने, जो कि धूल के मुलायम बिस्तरों ये चरमराती नंगी चारपाइयों से बेहतर किसी शयन व्यवस्था से परिचित नहीं थे, उस पलंग पर नन्हे बच्चों की तरह उछल उछल कर अपनी आज़ादी का दिवस मनाया, जिस पर अभी घंटा भर पहले ही गवर्नर महोदय की श्रीमती जी शयन कर रही थीं। भवन में
अन्यत्र भारत के पूर्व गोरे शासकों की ऑयल पेंटिंग्स लगी हुई थीं। लपकते झपकते लोगों ने आज़ादी की खुशी में अपने छातों की नोकें उन पेंटिंग्स में घुसा दी। शहर की ट्रामें और ट्रॉलियां सारा दिन फ्री चलती रहीं। जिस शहर ने आशंका रखी थी कि आज तो बस केवल बंदूकों की आवाज़ सुनाई देगी, वही शहर अपेक्षाकृत अत्यंत श्रेष्ठ आवाज़ें सुन रहा था। पटाखों के विस्फोट। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, सूरत, कानपुर और लखनऊ, सारे शहरों के सारे होटल भरे पड़े थे। जहां हमेशा अंग्रेजों का झंडा दिखाई देता रहा, वहीं भारतीय झंडा फहराता देख देख कर लोगों के नेत्र भीग रहे थे। फांसी की सारी सजाएं आज़ादी की खुशी में माफ हो गईं। हजारों कैदी रिहा कर दिए गए। सब जगह अंग्रेजों के प्रति लोगों ने शुभेच्छा की ही भावना रखी। अंग्रेजों ने उस अवसर पर भी, जो कि उनके लिए निश्चित रूप से पराजय और ग्लानि का अवसर था, हंसते मुंह से सच्चाई को स्वीकारा और आज़ादी समारोह में भाग लिया। अपवाद स्वरूप कुछ एक ऐसे उदाहरण अवश्य सामने आए जब कुंठित अंग्रेज महिलाएं फूट फूट कर रो पड़ी। न जाने कितने अंग्रेज ऐसे जन्मे थे जिनका जन्म ही भारत में हुआ था। इंग्लैंड में तो उन्होंने कभी कभार छुट्टियां बिताई थीं या थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। शेष सारी परवरिश भारत में हुई थी। भारत को, जो उन्हें अपना घर सा लग रहा था, छोड़कर इंग्लैंड जाना और उस अजनबी देश को अपना घर मानना, यह स्थिति न जाने कितने अंग्रेजों को अत्यंत असहनीय लग रही थी। भूखंड के दूसरे हिस्से में जो नया राष्ट्र अवतरित हुआ था, उसके लिए भी 15 अगस्त का दिन कम उल्लासपूर्ण नहीं था। रमजान के पवित्र महीने का आखिरी शुक्रवार भी चूंकि उसी 15 अगस्त के दिन पड़ रहा था, लोगों का जोश दूना हो चला था। समारोह कुछ इस प्रकार मनाए जा रहे थे कि 15 अगस्त का दिन पाकिस्तान के संस्थापक के लिए व्यक्तिगत समारोह का भी दिन हो चला था। गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पर, हर खिड़की, हर बाजार, हर दुकान में जिन्ना की तस्वीरें लगी थीं और उन्हीं का नाम दोहराया जा रहा था। पाकिस्तान टाइम्स ने यहाँ तक दावा किया कि लाहौर के चिड़ियाघर में जो पशु पक्षी हैं, वे भी अपने रक्षकों के माध्यम से कायदाए आज़म को शुभकामनाएं भेज रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने में मग्न हैं। पाकिस्तान का झंडा उस देश के दूसरे सिर तक नहीं पहुंच पाया था। पूर्वी बंगाल में, जहां खुशी का वातावरण पाकिस्तान की मुख्य भूमि की तुलना में कहीं तेज था, राष्ट्रीय झंडे की आपूर्ति न हो पाने के कारण ढाका में भी पाकिस्तान के झंडे नहीं फहरा रहे थे, जबकि पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी वहीं थी। झंडे ना सही, किंतु जिन्ना की तस्वीरें वहां भी पहुंच गई थीं, भले ही उस जमीन पर जिन्ना ने कभी कदम नहीं रखे थे। जिन्ना ने नव राष्ट्र के निर्माण दिवस पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सभी राजकीय अधिकार अपने हाथ में ले लिए, जबकि उन्होंने जो पद स्वयं के लिए चुना था, वो केवल औपचारिक अधिकारों का पद था। लंदन में प्रशिक्षित उस वकील ने हमेशा जनतांत्रिक शासन प्रणाली पर अपना अटूट विश्वास प्रकट किया था, किंतु उसी वकील ने जब उस नव राष्ट्र का शासन संभाला तो तानाशाह की हैसियत से। भले ही उस तानाशाह को बाकायदा मालूम था कि जिंदगी तो अब जरा सी ही बच रही है। तानाशाह के पद पर वह सहर्ष बैठ तो गए, किंतु उनके जिंदा रिश्तेदारों के बीच जो सबसे नजदीकी और प्रिय था, वह उस हर्ष में शामिल होने के लिए उपस्थित नहीं था। कराची से 500 मील दूर बम्बई के एक अत्यंत संभ्रांत क्षेत्र कोलाबा के फ्लैट में एक नवयुवती ने अपनी बालकनी से 2 झंडे लटका कर रखे थे। एक झंडा भारत का, दूसरा पाकिस्तान का। आज़ादी मिलते ही उस नवयुवती के सामने जो असाधारण समस्या पैदा हुई, वे झंडे उसी के प्रतीक थे। वह नवयुवती दीना नाम से पहचानी जाती थी और वह मोहम्मद अली जिन्ना की एकमात्र संतान थी। इसका फैसला करना उसके लिए असंभव रहा था कि किस राष्ट्र को अपना देश माने, क्या उस भारत को जहां उसका जन्म हुआ था, या उस पाकिस्तान को जिसका सृजन उसके पिता ने किया था। जिनके रिश्तेदार पंजाब में थे, उन्होंने किसी न किसी के कत्ल होने, जिंदा भुन जाने, तलवार से काटे जाने, छुरे से बिंध जाने, बलात्कारित होने,
या जिंदा जलकर आत्महत्या कर लेने आदि के समाचार या तो सुन लिए थे या सुनने की मानसिक तैयारी कर ली थी। ऐसे लोगों के लिए आज़ादी का गहरा अर्थ एक शब्द में समा जाता था, सर्वनाश। पंजाब, 15 अगस्त 1947। भारत का आनंद भरा आज़ादी दिवस पंजाब के लिए वास्तव में प्रलय दिवस था। अमृतसर में शहर के नए अधिकारी जब आज़ादी दिवस समारोह शहर से मनाने के सरकारी आदेश का पालन कर रहे थे, तब उनकी समारोह स्थली यानी कि मुगलों के किले से मुश्किल से 1 मील दूर सिखों की खूंखार टोली एक मुसलमान मोहल्ले को तबाह करने में जुटी हुई थी। बिना कोई अपवाद छोड़े, बिना कोई दया दिखाए उन्होंने एक एक मर्द को मार डाला, औरतों को नंगा किया, उन्हें भोगा, फिर वैसी ही नंगी थरथराती हालत में उनका जुलूस शहर भर में निकाला और अंत में स्वर्ण मंदिर ले जाकर उनमें से अधिकांश की गर्दनें काट डाली। लाल ईंटों से बना अमृतसर का रेलवे स्टेशन किसी शरणार्थी शिविर का रूप पा गया था। पश्चिमी पंजाब से आए हजारों हिंदू स्टेशनों पर डेरा डाले बैठे थे। प्रतीक्षालयों और प्लेटफॉर्मों में वे समा नहीं रहे थे। ज्यों ही कोई ट्रेन आती, वे टिड्डी दल की तरह उसकी दिशा में लपक जाते। सबका कोई ना कोई दोस्त, रिश्तेदार, बच्चा पीछे छूट गया था। वे हर ट्रेन में उन खोए हुओं को पुकारते हुए झांकते, चिल्लाते, सीखचों पर सर पटकते। 15 अगस्त की झुकती दोपहर को स्टेशन मास्टर चानी सिंह विलाप और उन्माद में डूबी शरणार्थियों की भीड़ को काटता हुआ आगे आ रहा था। वह नंबर 10 डाउन एक्सप्रेस की अगवानी की तैयारी में था। ट्रेन ने प्लेटफॉर्म में प्रवेश किया। चानी सिंह ने लाल झंडी दिखाई और भारी भरकम इंजन ने सीना फुलाकर ट्रेन रोक दी। चानी सिंह अब एक ऐसे दृश्य के आमने सामने आने वाला था जिसे वह जीवन भर भूल नहीं पाया था। उसने देखा कि इंजन चालक का चेहरा एकदम फक हुआ जा रहा है और 4 सशस्त्र सैनिक उसकी रक्षा में तैनात हैं। स्टेशन मास्टर को समझते देर न लगी कि अवश्य कोई बेहद गंभीर घटना घटी है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी शरणार्थियों की बिलबिलाती भीड़ चकित रह गई थी। चानी सिंह ने ट्रेन की 8 बोगियों को घूरकर देखा। सारी खिड़कियां खुली थीं, लेकिन भीतर एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। एक भी दरवाजा ना खुला, एक भी आदमी बाहर ना निकला। क्या उस ट्रेन में केवल अदृश्य भूत यात्रा कर रहे थे? स्टेशन मास्टर ने आगे बढ़कर पहली बोगी का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखे। सन्नाटे भरे एक ही क्षण में वह समझ गया कि उस शाम अमृतसर स्टेशन पर 10 डाउन एक्सप्रेस से एक भी यात्री क्यों नहीं उतर रहा था। नहीं, उस ट्रेन में केवल अदृश्य भूतों ने यात्रा नहीं की थी। उस ट्रेन में केवल लाशें लदकर आई थीं। डिब्बे के फर्श पर मानवीय लाशों के ढेर गड्डम गड्ड पड़े हुए थे। कटे हुए गले, फटी हुई खोपड़ियां, बाहर निकली जा रही आंतें, कटे कटाए हाथ पैर और धड़ डिब्बे के गलियारों में बिखरे पड़े थे। उस भयंकर विभत्स सन्नाटे में स्टेशन मास्टर ने सहसा किसी के कराहने का हल्का आभास पाया। यह सोचकर कि शायद कोई जिंदा बच गया हो, चानी सिंह ने पुकारा, सुनते हो? यह अमृतसर है। तुम लोग हिंदुओं और सिखों के बीच आ गए हो। पुलिस मौजूद है, डरो नहीं। इन शब्दों को सुनकर कुछ लाशों ने हिलना शुरू किया। जो लोमहर्षक दृश्य अचानक उठ पड़ा, उसकी भूत ही छाप स्टेशन मास्टर के मस्तिष्क पर सदा के लिए अंकित हो गई। एक औरत ने अपने बगल में बन गए रक्त के चहबच्चे में से पति का कटा हुआ सिर उठाया और उसकी बाहों में भरकर दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। चानी सिंह ने कत्ल हो चुकी माताओं की गोद में बिलख रहे बच्चों को देखा। लाशों के ढेर में से कुछ मर्द अपने प्रियजनों के शरीर खींचकर बाहर निकाल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वे प्रियजन भी लाशें बन चुके हैं, तो उनके आघात की सीमा न रही। प्लेटफॉर्म पर खड़ी भीड़ को जब समझ में आया कि कैसा और क्या घट गया है, तो एक एक व्यक्ति क्रोध और उन्माद से फट पड़ा। स्टेशन मास्टर की बोलती बंद हो गई थी। उसने पूरी ट्रेन के डिब्बों को चेक किया। सभी में वह दृश्य था।
अंतिम डिब्बे तक पहुंचते पहुंचते चानी सिंह की तबीयत खराब होने लगी। रक्त और लाशों की गंध से उसकी नाक फटी जा रही थी। लड़खड़ाहट को रोकने की चेष्टा के साथ वह प्लेटफॉर्म पर थमा रह गया। उसके सनसनाते दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, ईश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया, क्यों होने दिया? आखिर वह ट्रेन के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। उधर बड़े बड़े सफेद अक्षरों में हथियारों का चुनौती संदेश अंकित था। यह ट्रेन हम नेहरू और पटेल के नाम आज़ादी की सौगात के बतौर भेज रहे हैं। कलकत्ता में उस रहस्यमय बुढ़ऊ ने प्रार्थनाओं और चरखे की सहायता से न जाने कैसे शहर की उस झोपड़पट्टी पर भी आखिर अपना जादू चला ही दिया था, जहां छड़ छड़ ऐसे विस्फोट की आशंका थी कि जिसके फलस्वरूप पंजाब के सबसे विभत्स दंगों को भी बच्चों का खेल साबित करने वाला हृदयहीन खून खराबा गली गली में रेंग सकता था। कल शाम हिंदू मुसलमानों का जो सम्मिलित जुलूस हैदरी हाउस तक चला आया था, उसी की खूबसूरती और सहृदयता ने संपूर्ण कलकत्ता को एक नया संदेश दिया था। मुश्किल से साल भर पहले डायरेक्ट एक्शन दिवस मनाते मुसलमानों ने हिंदुओं की लाशों से सारा शहर पाट दिया था। आज वे ही मुसलमान हिंदुओं के साथ स्नेह भरे जुलूस में शामिल थे और आज़ादी का शानदार समारोह साथ साथ मना रहे थे। गांधी जी के सचिव प्यारे लाल नैयर ने लिखा है, दीवानगी और घृणा के जो बादल साल भर से छाए हुए थे, वे अचानक फट गए। मानवीयता, विवेक और शुभकामनाओं का सूरज चमक उठा। हैदरी हाउस में आयोजित प्रथम प्रार्थना सभा में लगभग 10,000 व्यक्ति शामिल हुए थे। उस आज़ादी दिवस की प्रार्थना सभा में 30,000 व्यक्ति उमड़ पड़े। गांधी जी उन सबको सही सही दिखाई पड़ सकें, इस गरज से मकान के चौगान में लक्कड़ का एक चबूतरा सा जल्दी जल्दी तैयार किया गया, जिस पर बैठकर उस बेमिसाल बुढ़ऊ ने कलकत्ता की जनता को बधाई दी। जो एकता, जो मानवता आप लोगों ने दिखाई है, मुझे आशा है इससे पंजाब के लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। जिस व्यक्ति के मार्गदर्शन में जनता ने आज़ादी पाई थी, उस व्यक्ति के पास आज़ादी दिवस के अवसर पर जनता के लिए कोई विशेष संदेश नहीं था। आमने सामने बैठकर जो भी उनके मन में आया, गांधी जी ने कह दिया। जनता के लिए ना सही, किंतु देश के शासकों के नाम अवश्य एक विशेष संदेश उनके पास था। राजनयिकों की एक टुकड़ी प्रार्थना सभा में सबसे पहले आकर उनसे मिल चुकी थी। उन राजनयिकों ने उनका आशीर्वाद पाना चाहा था। जो गांधी जी ने कहा, वह आशीर्वाद था या चेतावनी? शक्ति पतन की ओर ले जाती है, शक्ति से हमेशा सावधान रहिएगा। शक्ति के साथ जो रौब रुतबा आता है, उसके शिकंजे में कभी फंसिएगा नहीं। हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों को शासन की बागडोर इसलिए सौंपी गई है कि आप उस गरीब आदमी की सेवा करें जो देहात में बैठा है। बेलिया घाट रोड पर 30,000 लोगों की उस प्रार्थना सभा में गांधी जी के बाद जिस व्यक्ति ने भाषण दिया, वह कलकत्ता के मुसलमानों का एक छत्र नेता माना जाता था। 24 घंटों के उपवास ने शहीद सोहरावर्दी का बदन तेजहीन कर दिया था। हिंदुओं और मुसलमानों की उस मिलीजुली सभा में अपने संक्षिप्त भाषण के बाद सोहरावर्दी ने नारा लगाया, वह केवल मुसलमानों की रगें फड़काने के लिए नहीं था। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उस नारे ने एक जैसा रोमांचित किया। सोहरावर्दी ने कहा, अब मैं बोलूँगा जय हिंद, मेरे बाद आप लोग भी बोलेंगे जय हिंद। सोहरावर्दी के जवाब में 30,000 लोगों के गले से जब वही शब्द एक साथ फूटा, तो उसकी गर्जना मानसूनों बादल की गर्जना से भी बढ़ी चढ़ी थी। प्रार्थना सभा के बाद ये दोनों नेता गांधी जी की उसी पुरानी शेवरोले गाड़ी में शहर के दौरे पर निकले। इस बार कलकत्ता की भीड़ ने महात्मा की कार का स्वागत पत्थरों और बोतलों की बारिश द्वारा नहीं किया। हर जगह जनता ने उन पर गुलाब जल छिड़का। आंखों में आभार के आंसू भरकर वह पूरा शहर कह रहा था, गांधी जी, आपने हमें बचा लिया। पूना
15 अगस्त 1947। बम्बई से 119 मील दक्षिण पूर्व में स्थित पूना शहर के एक खाली मैदान में जो समारोह किया जा रहा था वह भारत के अन्य हजारों स्थानों में हो रहे समारोह जैसा ही था, झंडे का फहराया जाना। किंतु उस समारोह में एक बात ऐसी अवश्य थी जो उसे अन्य अधिकांश समारोह से अलग किए दे रही थी। 500 व्यक्तियों की टोली के बीचों बीच खड़े खंबे पर धीमे धीमे जो झंडा चढ़ाया जा रहा था वह स्वतंत्र भारत का झंडा नहीं था, वह एक नारंगी रंग का त्रिकोण था जिस पर एक चिन्ह अंकित था जिसने जरा संशोधित रूप में 10 वर्षों तक संपूर्ण यूरोप को आतंकित कर रखा था। स्वास्तिक, वह प्राचीन रहस्यमय चिन्ह पूना में फहराए जा रहे उस नारंगी झंडे पर ठीक उसी उद्देश्य से अंकित था जिस उद्देश्य से उसे हिटलर ने अपने झंडे पर अंकित किया था। वह चिन्ह आर्यों का था। भारत पर अत्यंत प्राचीन किसी युग में आर्यों के आक्रमण की जब पहली लहर आई थी तब वह चिन्ह उन्हीं के साथ इस देश में आया और स्थापित हो गया। पूना में उस वक्त जो व्यक्ति उस चिन्ह के चारों ओर जमा थे वे स्वयं को उन्हीं आर्यों के वंशज मानते थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे, वही आरएसएस जिसके अनुयायियों को 48 घंटे पहले कराची में जिन्ना और साथ में माउंटबेटन को भी बम से उड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भूखंड के दूसरे छोर पर इस्पाती फ्रेम के चश्मे वाला जो मसीहा बैठा हुआ था उसके साथ आरएसएस के वे अनुयायी एक खास मुद्दे पर पूर्णतया सहमत थे। देश के विभाजन पर वह मसीहा जितना दुखी था उतने ही दुखी वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी थे। विडंबना यह कि इसके अलावा उनके और गांधी के आदर्शों के बीच अन्य कोई साम्य नहीं था। वे व्यक्ति जिस दल के साथ प्रतिबद्ध थे उसने एक रोमांचक सपना संजोकर रखा हुआ था। उस महान हिंदू साम्राज्य की पुनर्स्थापना जो सिंधु नदी के उद्गम से लेकर ब्रह्मदेश तक पहुँचे और तिब्बत से लेकर कैप कोमोरिन तक पहुँचे। गांधी और उनके तमाम कार्यों को वे हे नज़र से देखते थे। उनके अनुसार भारत का राष्ट्रनायक हिंदुत्व का भयानक दुश्मन था। राष्ट्रनायक ने अहिंसा के जिन सिद्धांतों की शक्ति से भारत को आज़ादी की मंजिल तक पहुंचाया वे सिद्धांत कायरों के थे और उनके कारण हिंदुओं के परंपरागत वीरत्व का नाश हुआ जा रहा था। उन क्रुद्ध व्यक्तियों के सपनों में हिंदू मुसलमान भाईचारे के लिए कोई जगह नहीं थी, जबकि गांधी जी इसी आदर्श के प्रचारक थे। वे व्यक्ति जो स्वयं को भारत विजेता आर्यों के पवित्र हिंदू वंशज कहते थे, भारतीय भूखंड को अपनी वंश परंपरागत संपत्ति समझते थे। मुसलमान उनके अनुसार उन मुगलों की संतान थे जो इस देश में जबरन आ घुसे। वैचारिक मतभेदों को एक बार शायद सहन भी कर लिया जाता, लेकिन भारत के उस बुजुर्ग नेता ने उनकी नज़र में एक ऐसा पाप कर डाला था जिसे क्षमा करने का कोई भी प्रश्न ही न हो। मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन का वह सबसे बुरा वर्ष था। उसमें भी गांधी को जिस अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया उसे उस बुरे वर्ष की सबसे करुण विडंबना कहा जाएगा। गांधी वह एकमात्र भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने अंत तक विभाजन का विरोध किया। उन्हीं महात्मा गांधी को उन व्यक्तियों ने विभाजन के लिए पूर्ण जिम्मेदार ठहराया। अगस्त की उस झुकती दोपहरी को पूना में उन उन्मादियों के सामने जो व्यक्ति तनकर खड़ा था वह एक पत्रकार था। नाथूराम गोडसे ने अभी हाल अपने 37वें साल में प्रवेश किया था। इस उम्र में भी उसके गालों पर चर्बी की ऐसी परतें थीं जो छोटे बच्चों की विशेषता मानी जाती हैं और उन परतों ने उसकी आयु छुपा दी थी। चेहरे से वह सचमुच भोला लगता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में विशेष तरह की उदासी कांपती रहती। उसकी पुतलियों में सूक्ष्म तिरछापन था। नाथूराम गोडसे जब किसी को घूरता तो अपनी बात उससे मनवा ही लेता। जब वह शांति से खड़ा रहता तब भी लगता जैसे वह किसी से घोर असहमति लिए खड़ा है। उसके होठों और नथनों पर हमेशा तनाव की रेखाएं आभास देती रहती, मानो उसने किसी के घिनौने पसीने की गंध पाली हो, किंतु संकोच और विवेक के कारण कुछ कह नहीं पा रहा हो। और
उस वक्त तो वह शांत मुद्रा में खड़ा हुआ था भी नहीं। नाथूराम गोडसे एक दैनिक अखबार हिंदू राष्ट्र का संपादन करता था, जिसके माध्यम से उसने काफी पहले से स्पष्ट कर रखा था कि जैसे आज़ादी भारत स्वीकार कर रहा है, उस पर उसकी प्रतिक्रिया क्या है। जहां उसका संपादकीय रोज छपता था, उस पूरी जगह को आज सफेद छोड़ दिया गया था। उस कोरी जगह को मोटी काली रेखाओं से भी घेर दिया गया था, गहनतम शोक के संकेत में। उसने अपने अनुयायियों को बताया कि पूरे भारत में आज़ादी समारोह को जो इतने आकर्षक ढंग से मनाया जा रहा है, उसका एक खास राज है। खुशियों के इस दिखावे से जनता को धोखे में रखने की कोशिश की जा रही है। हजारों हिंदू पुरुष कत्ल कर दिए गए हैं, हजारों हिंदू स्त्रियों का सतीत्व लूटा जा रहा है। सरकार इस सच्चाई पर पर्दा डाले रखना चाहती है, इसीलिए आज़ादी के समारोह पर इतना अधिक खर्च किया जा रहा है। नाथूराम ने चिल्लाकर कहा, भारत के विभाजन के कारण लाखों हिंदुओं पर बेभत्स मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। यह सब कांग्रेस के कारण हुआ है, और कांग्रेस ने जो किया अपने नेता गांधी के इशारे पर किया। भाषण के बाद नाथूराम गोडसे के आदेशानुसार उसके 500 अनुयायियों ने अपने झंडे को प्रणाम किया। अंगूठे हृदय पर दबाकर, हथेलियां धरती की तरफ रखकर, उन हथेलियों और छाती के बीच समकोण बनाकर उन्होंने शपथ ली कि जिस मातृभूमि ने मुझे जन्म दिया है, जिसकी गोद में मेरी परवरिश हुई है, उस भारत भूमि की रक्षा के लिए मेरा तन मन धन न्योछावर है। उन शब्दों को सुनकर नाथूराम गोडसे का सीना फूल गया। जीवन में उसने विफलताओं के अलावा और देखा ही क्या था। स्कूली परीक्षाओं से लेकर 10-12 व्यवसायों तक नाथूराम ने जो कुछ भी किया, हमेशा केवल विफलता हाथ लगी। सहसा वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अतिवादी विचारधारा के संपर्क में आया। आरएसएस के सपनों और साहित्य में वह खो गया। उसने न केवल उस अतिवादी आंदोलन में भाग लिया, बल्कि उसमें अपनी जगह दृढ़ से दृढ़तर ही बना ली। एकाएक उसे वह जिंदगी मिल गई थी जिसमें वह स्वयं को सफल और महत्वपूर्ण साबित कर सकता था। उसने एक ऐसी आत्मा का रूप धर लिया जो भारत को अपवित्र कर रही तमाम शक्तियों का हनन करने निकली हो। नाथूराम गोडसे को जीवन में पहली बार एक ऐसा रोल मिला था जिसमें वह विफल होने नहीं जा रहा था। नई दिल्ली, 15 अगस्त 1947। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से लड़ते हुए 90,000 भारतीयों ने अपनी जान दे दी थी। उनकी स्मृति में अंग्रेजों ने नई दिल्ली में इंडिया गेट का निर्माण किया। आज शाम 5 बजे इसी इंडिया गेट के मैदान में शासकीय स्तर पर नए भारत का राष्ट्रध्वज फहराया जाने वाला था। इस अवसर पर मनुष्यों की जो प्रचंड भीड़ एकत्र हुई, वह आगामी अनेक वर्षों तक लोगों को याद रह जाने वाली थी। आम अनपढ़ आदमी ने भी अपनी आज़ादी में जिस दिव्यता के दर्शन किए, उसका आभास उस प्रचंडता से मिल गया। लुईस माउंटबेटन को उनके सलाहकारों ने जो अंदाज़ा दिया था, उसके अनुसार समारोह में लगभग 30,000 लोगों के आने की संभावना थी। सारा प्रबंध इसी हिसाब से किया गया था। यह अंदाज़ा बिल्कुल गलत निकला। गलत भी 2-4 हज़ार से नहीं, बल्कि लगभग 5 लाख से। भारत की राजधानी में उतना विकट मानव समुद्र पहले कभी नहीं देखा गया था। ध्वज दंड की बगल में वक्ताओं के लिए जो छोटा सा मंच तैयार किया गया था, उसे उस विकट भीड़ ने चारों तरफ से निगल लिया। दूर से देखने पर यही लगता जैसे कोई जीवन नौका तूफानी समुद्र में फंस गई है। 30,000 लोगों को संभालने के लिए रस्सों की जो गैलरियां तैयार करी गई थीं और रास्ते आदि बनाए गए थे, उनका 5-6 लाख की उस भीड़ में कहीं अता पता ही न चला। कुर्सियां इस तरह टूटने लगी जैसे कोई सूखी टहनी हाथ के पांव तले आकर टूट जाए। आड़ और सहारे के लिए जो जो चीजें रखी गई थी, सब रौन डाली गईं। गंगा के किनारे जो धार्मिक मेले लगते हैं, सिर्फ उन्हीं की भीड़ आज़ादी समारोह की उस भीड़ का थोड़ा बहुत मुकाबला कर सकती थी। अनेक देहाती
जो खाने पीने की चीजें घर से बनाकर लाए थे भूखे ही रह गए, क्योंकि लोगों के बीच वे इस हद तक भिजे हुए थे कि पोटली खोलने और उन चीजों को मुंह तक ले जाने के लिए वे अपने हाथों को हिला ही न सके। गवर्नर जनरल माउंटबेटन की 17 वर्षीय लड़की पामेला अपने पिता के स्टाफ के 2 व्यक्तियों के साथ ठीक उसी समय पर आ पहुंची। बड़ी मुश्किलों के बाद वे लोग लकड़ी के मंच की ओर बढ़ सके। जब केवल 100 गज का फासला रह गया तो उन्होंने देखा कि अब तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लोगों की भीड़ इतनी सिमटकर, इतनी भिजकर, इतनी घिची पिची बैठी हुई थी कि उस पूरे विस्तार में सुई रखने की भी जगह नहीं थी। पांव कहाँ रखे जाते? मंच पर खड़े नेहरू जी ने पामेला की उलझन समझ ली। उन्होंने वहीं से चिल्लाकर कहा कि पामेला लोगों के ऊपर से चलती हुई मंच तक पहुंच जाए। लेकिन कैसे? पामेला भी चिल्लाई। मैं ऊंची एड़ी की जूतियां पहने हुई हूं, उन्हें उतार दो, नेहरू जी ने उत्तर दिया। लेकिन पामेला जैसी उच्च कुल की लड़की उस महान अवसर पर सरेआम नंगे पांव चलने जैसी असभ्यता दिखाना भला कैसे गवारा कर सकती थी? नहीं, वह चकराकर बोली, मुझसे यह नहीं होगा। तो उन्हें पहने हुए ही चले आओ, नेहरू जी का उत्तर था। लोगों पर चढ़ो और बढ़ो, कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन ऊंची एड़ी से उन्हें चोट पहुंचेगी। जो कहता हूं करो, समझी? नेहरू जी ने मीठी झिड़की के साथ कहा। जूतियां उतारो, लोगों पर चढ़ो, बढ़ो आगे। गहरे विश्वास के साथ भारत के अंतिम वायसरॉय की सुपुत्री ने अपनी जूतियां उतारी, हाथ में ली और जिंदा मनुष्य से बने उस कालीन पर चलना शुरू किया। पामेला की जो उलझन थी और उसका जो उपाय निकला, उसे देखकर लोगों को मजे आ गए। पामेला को आगे बढ़ने में उन्होंने हंस हंस कर सहायता दी। गोरी लड़की के हाथों में उठी चमकीली जूतियों की ऊंची एड़ियां देख देख कर वे दंग हुए जा रहे थे। माउंटबेटन की शासकीय बग्गी के आगे आगे चल रहे अंगरक्षकों की चमकीली पगड़ियां दूर से ज्यों ही दिखाई दी, त्यों ही उस भीड़ ने यूं आगे आना चाहा जैसे किसी विराट लहर ने अपना सीना फुलाना शुरू कर दिया हो। धीमी गति से आगे आ रहे अपने माता पिता को देखने में मगन पामेला अचानक एक अविश्वसनीय दृश्य की साक्षी बन गई। मंच को घेरकर बैठे उस मानवीय सागर में ऐसी अनेक महिलाएं मौजूद थीं जो अपने नन्हे बच्चों को स्तनपान करा रही थीं। भीड़ ने जब अचानक आगे आना चाहा तो वे डर गईं कि कहीं उनके शिशु दब न जाएं। उन्होंने शिशु रक्षा का एक अनोखा उपाय आजमाया। रबड़ के गुड्डों की तरह उन्होंने अपने शिशुओं को हवा में उछालना शुरू किया। शिशु ज्यों ही नीचे आता त्यों ही माँ उसे पकड़कर फिर से उछाल देती। क्षण मात्र में सैकड़ों बच्चे स्प्रिंग की तरह हवा में उछलने गिरने लगे। माय गॉड! आश्चर्य से आंखें फैलाकर पामेला ने सोचा, यहाँ तो बच्चों की बारिश होने लगी है। बग्गी में बैठे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को समझते देर न लगी कि झंडारोहण का कार्यक्रम जैसा उन्होंने चाहा था वैसा आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। धूम धड़ाके का सारा प्रदर्शन अपने झोले में ही बंद कर लेना होगा। हालत यह थी कि स्वयं माउंटबेटन अपनी बग्गी से उतर नहीं सकते थे। उन्होंने चिल्लाकर नेहरू जी से कहा, झंडा यूं ही फहरा दीजिए, बैंड भीड़ में फंस गया है, आगे नहीं आ सकता। जहां फंसा है वहां भी वह बज नहीं सकता। गार्ड्स भी हिलने डुलने की हालत में नहीं है। भीड़ के शोर के बावजूद वे शब्द मंच के लोगों तक पहुंच गए। आजाद भारत के झंडे ने अपने केसरिया, सफेद और हरी धारियों के साथ ध्वज दंड पर चढ़ना शुरू किया। रानी विक्टोरिया के प्रपौत्र ने अपनी बग्गी में ही चुस्ती से खड़े होकर चढ़ते ध्वज को सलामी दी। ध्वज ज्यों ही लहराया त्यों ही 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की उस भीड़ ने अद्भुत हर्ष ध्वनि करी। वह क्षण इतना गौरवपूर्ण था कि भारत प्लासी की लड़ाई को भूल गया। सन 1857 के गदर और अमृतसर के नरसंहार को भूल गया।
मार्शल लॉ ने जनता को कैसे कैसे अपमानित किया, लाठी चार्जों में पुलिस ने हमेशा कैसी निर्दयता बरती, आजादी के सेनानियों को कैसे अन्याय के साथ सूली पर चढ़ा दिया गया। उस दिव्य क्षण में भारत को कुछ भी याद न रहा। तीन शताब्दियों की कठिनाइयों और कटुता को देश ने ताक पर रख दिया ताकि उस एक क्षण की विलक्षणता पूरी ग्रहण की जा सके। लगता था देवताओं ने भी उस ऐतिहासिक पल को अपने आशीर्वाद से विभूषित करने का फैसला कर लिया है। भारत का राष्ट्रध्वज ज्यों ही फहराया त्यों ही आकाश में एक सुंदर इंद्रधनुष खिल उठा। भारतीय जनता, जो कि मानव के प्रत्येक कदम को नियति द्वारा पूर्व निश्चित मानती है और छींकने से भी पहले सगुन असगुन का विचार करती है, उस इंद्रधनुष को ईश्वरीय संकेत के ही रूप में देख सकती थी। चमत्कार यह कि राष्ट्रीय झंडे के केसरिया, सफेद और हरे रंगों के साथ उस इंद्रधनुष के रंग बिल्कुल मेल खा रहे थे। इंद्रधनुष में ज्यों-ज्यों प्रखरता आती गई त्यों-त्यों मंच को घेर कर बैठे उस जिंदा समुद्र में हर्ष ध्वनि की लहरें उठने लगी। यह इंद्रधनुष भगवान ने भेजा है, लोगों ने कहना शुरू किया। अब देखते हैं हमारे सामने कौन टिकता है। लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन ने अपने जीवन का सर्वाधिक उल्लासमय अनुभव उस वक्त लिया जब वे बग्गी में बैठकर वापस अपने निवास स्थान की ओर चले। उतने प्रसन्न और प्रेम दीवाने मनुष्य उन्होंने कभी नहीं देखे थे जितने कि वे मनुष्य, जिनके हुंकारते समुद्र के बीच उनकी शासकीय बग्गी किसी नाजुक जीवन नौका की तरह इधर उधर थपेड़े खा रही थी। लोगों ने नेहरू जी को बाकायदा सशरीर उठा लिया और एक हाथ से दूसरे हाथ तक उछालते हुए उन्हें माउंटबेटन की बग्गी में ला खड़ा किया। माउंटबेटन ने सहसा महसूस किया कि प्रचंड भीड़ के कारण उन अनेक कार्यक्रमों को भले ही संपन्न नहीं किया जा सकता था जिन्हें कि खास आज के लिए निश्चित रखा गया था, किंतु लोगों में अचानक यह जो प्रेम दीवानगी आ गई है, अचानक ये जो आनंद में झूमने लगे हैं, हंस हंस कर लोटपोट और बेकाबू हुए जा रहे हैं, आज की वास्तविक भावना तो इन्हीं में झलक रही है। रॉब रुतबे के पूर्व निश्चित कार्यक्रम अगर संपन्न नहीं भी हो सके तो क्या है। हिलते हाथों के जंगल के बीच खड़े माउंटबेटन ने भीड़ पर विहंगम दृष्टि डाली। भीड़ का ओर छोर नजर न आया। जितनी दूर तक उनकी नजर जा सकी भीड़ थी, केवल भीड़। 3 बार ऐसे अवसर आए जब लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन ने हाथ बढ़ाकर भीड़ में पिसी जा रही किसी थकी हुई औरत को ऊपर अपनी बग्गी में खींच लिया, वरना ये औरतें टायर के नीचे आ जाती। ये तीनों औरतें पीछे की उन काली शानदार सीटों पर बैठ गईं जो कभी इंग्लैंड के राजा और रानी के लिए तैयार की गई थीं। अचरज से आंखें फाड़कर वे औरतें चारों तरफ देख रही थीं। झेप और खुशी के मारे बार बार उनकी हंसी फूट पड़ती। साड़ी खींच खींच कर वे अपने चेहरे को छुपाने की चेष्टा करती। उनकी पुलक देख भारत के अंतिम वायसरॉय और वायसरीन की भी पुलक की सीमा नहीं थी। लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन को जिस बग्गी के दचके लग रहे थे, उसी बग्गी के दचके उस त्रिपुटी को भी धन्य किए दे रहे थे। उस गौरवपूर्ण दिवस का उल्लास माउंटबेटन दंपत्ति को एक चीत्कार के रूप में याद रह जाने वाला था। ऐसा चीत्कार जो बार बार और लगातार दोहराया जा रहा था, जिसमें एक अजब कंपकपी और आग्रह था। दुनिया के किसी भी अन्य अंग्रेज ने उस चीत्कार को उतनी हार्दिकता के साथ फूट पड़ते हुए नहीं सुना था। नई दिल्ली की उस झुकती शाम को बादलों की भारी गड़गड़ाहट की तरह वह चीत्कार उस भीड़ के ऊपर बार बार लहराने लगता। उस अनोखी मानव ध्वनि में लॉर्ड माउंटबेटन की उपलब्धियों का जगमगाता अनुमोदन था। कांपती बग्गी में खड़े रानी विक्टोरिया के प्रपौत्र ने भारतीय जनता का वह दुलार प्राप्त किया जो कि स्वयं रानी विक्टोरिया को अथवा रानी के किसी भी अन्य प्रतिनिधि को कदापि प्राप्त नहीं हुआ था। माउंटबेटन की जय। वह भीड़ बार बार चीत्कार कर रही थी, माउंटबेटन की जय। अगले दिन सुबह नई दिल्ली से आए हुए एक व्यक्ति ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन की कॉल बेल दबाई। उसका नाम था जॉर्ज एबेल।
लुईस माउंटबेटन का पूर्व सचिव। वह माउंटबेटन का एक विशेष संदेश लेकर आया था। अंग्रेज प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को उसने सविस्तार सूचित किया कि इंग्लैंड के प्रति हार्दिक मैत्रीभाव के बीच भारत की राजनीतिक सत्ता भारत के ही योग्य हाथों में सौंप दी गई है। भारत के नेताओं ने इंग्लैंड की कूटनीतिक क्षमताओं और साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इस प्रशंसा की प्रतिध्वनि सारे संसार में उठ रही है। माउंटबेटन के विशेष संदेश में लेकिन कोई और ही ध्वनि थी। जॉर्ज एबेल ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को सावधान किया कि भारत में इंग्लैंड की सफलता पर विशेष खुशी न मनाएं। सार्वजनिक रूप से तो इस खुशी को न्यूनतम ही व्यक्त किया जाए, क्योंकि जिस और जिन स्थितियों में आज़ादी दी गई है उसका अब एक ही परिणाम होगा। विभाजन के कारण भारत और पाकिस्तान में उलझन, बौखलाहट और खून खराबे के बेहद डरावने दृश्य सामने आएंगे। डिस्पैच बॉक्स में से प्रेत को प्रकट करने का अवसर अब आ गया था। दोनों मनीला लिफाफे माउंटबेटन के हाथ में थे। उन पर उनकी नज़र पल भर को रुकी रही। प्रत्येक लिफाफे में इस भूखंड के नए नक्शों का एक एक सेट था। साथ में 10 टंकित पृष्ठों में फैले मसौदे की एक एक प्रति थी। वह विवरण इंग्लैंड की ओर से भारत को दिया जाने वाला अंतिम दस्तावेज था। माउंटबेटन ने नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को एक एक लिफाफा देते हुए कहा कि आप दोनों अलग अलग कमरों में बैठकर इन नक्शों आदि का अध्ययन करिए। फिर लगभग 2 घंटे बाद एक सम्मिलित बैठक के लिए लौटकर आइए। दोनों नेता जब लौटे तो उनके चेहरों पर तीव्र आक्रोश कांप रहा था। उसे देखते ही माउंटबेटन को विश्वास हो गया कि सिरिल रेडक्लिफ ने अपने धन्यवाद विहीन कार्य को पूरी निष्पक्षता के साथ संपन्न कर दिखाया है। दोनों ही देशों के साथ उसने बिल्कुल एक जैसा अन्याय किया है, इसीलिए दोनों नेता बिल्कुल एक जैसे उत्तेजित मालूम पड़ रहे हैं। गवर्नर जनरल के सामने आकर वे अपनी कुर्सियों में बैठे ही थे कि आक्रोश से एकदम फट पड़े। भारतीय भूखंड पर आज़ादी समारोह का अंत हो चुका था। विभाजन रेखाएं खींचते समय सिरिल रेडक्लिफ को जिन बातों का ध्यान रखने का परामर्श दिया गया था, उन सभी बातों का ध्यान उसने पूरी ईमानदारी से रखा था। इक्के दुक्के अपवादों को यदि छोड़ दें तो पंजाब और बंगाल दोनों क्षेत्रों में उसने सर्वाधिक गौर इसी पर किया था कि बहुसंख्य जनता का धर्म क्या है। फलस्वरूप जो विभाजन रेखा खींची जा सकी वह ठीक वैसी ही थी जैसे कि सबने आशंका रखी थी। तकनीकी दृष्टि से सही, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से सत्यानाशी। बंगाल की विभाजन रेखा ने दोनों भागों को एक आर्थिक अभिशाप दिया। विश्व का 85% पटसन जिस क्षेत्र में पैदा होता था वह पाकिस्तान को मिला, लेकिन वहाँ ऐसी एक भी मिल नहीं थी जहाँ उस पटसन की खपत हो सकती। कलकत्ता के बंदरगाह से उपयुक्त 85% पटसन से बनी चीजें विश्व भर में निर्यात होती थीं। उसकी 100 से भी ज्यादा मिलें कलकत्ता में थीं। यह महानगर भारत के हिस्से में आया। 100 से ज्यादा मिलें और पटसन बिल्कुल नहीं। पंजाब की विभाजन रेखा खींचते समय रेडक्लिफ को सर्वाधिक पीड़ित होना पड़ा था। वह रेखा कश्मीर की सरहद पर स्थित एक घने जंगल के बीच में शुरू हुई, जहाँ के ऊज नामक नदी के पश्चिमी धारा पंजाब में दाखिल होती है। जहाँ जहाँ संभव हुआ विभाजन रेखा ने रावी और सतलज नदियों का पीछा किया। 200 मील दक्षिण में उतरकर उसने भारतीय मरुभूमि के कगार को छुआ। लाहौर पाकिस्तान को मिला और अमृतसर अपने स्वर्ण मंदिर के साथ भारत के हिस्से में आया। जैसा कि शुरू से स्पष्ट था, विभाजन रेखा ने भारत की सर्वाधिक वीर जाति सिखों को सर्वाधिक प्रभावित किया। बदले की आग में सुलगती और अत्यधिक पीड़ा से दबी वह जाति पंजाब के विडंबना पूर्ण नाटक में प्रमुख भूमिका निभाने पर मजबूर हो गई। अपवाद स्वरूप जहाँ जहाँ भी रेडक्लिफ ने बहुसंख्यक प्रजा का धर्म ध्यान में न रखा, वहाँ वहाँ उसके द्वारा खींची गई विभाजन रेखा ने विवाद खड़े किए। पंजाब के उत्तरी छोर पर एक छोटा सा शहर है गुरदासपुर।
वहां रेडक्लिफ ने रावी नदी की नैसर्गिक रेखा को ही विभाजन रेखा के रूप में स्वीकार किया था। इस हिसाब से गुरदासपुर और उसके आसपास के कई मुसलमान गांव भारत में आ गए। यदि ऐसा न किया जाता तो भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी क्षेत्र का एक भाला सा अंदर घुस जाता। ऐसी स्थिति को रेडक्लिफ ने उचित नहीं माना था, लेकिन उसका वह निर्णय ऐसा था जिसके कारण पाकिस्तान के लाखों लोगों ने रेडक्लिफ को कभी माफ नहीं किया। क्योंकि अगर उसने गुरदासपुर पाकिस्तान को दे दिया होता तो जिन्ना के राष्ट्र को सिर्फ एक नन्हा सा गंदा शहर न मिल जाता, बल्कि उसके साथ वह सौगात भी अपने आप मिल जाती जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, जिसे मुगल सम्राट जहांगीर ने मरते मरते भी पुकार लेना चाहा था। कश्मीर, केवल कश्मीर। गुरदासपुर भारत को मिला, यदि न मिलता तो कश्मीर में आने जाने का कोई व्यवहारिक मार्ग भारत को उपलब्ध न होता। ऐसी सूरत में अभी तक दुविधा में फंसे कश्मीर के हिंदू महाराजा हरि सिंह जी के पास इसके अलावा कोई और चारा न रहता कि वह अपने राज्य का विलय पाकिस्तान में स्वीकार करें। रेडक्लिफ के मन में पक्षपात की भावना या शैतानी कोई इरादा न होने के बावजूद यह केवल नियति का ही एक खेल था कि रेडक्लिफ की विभाजन रेखा ने कश्मीर की कुंजी गुरदासपुर भारत के हाथों में सौंप दी। उस आधार पर अब कश्मीर पर दावा कर सकने की आशा भारत के मन में जग सकती थी। सिरिल रेडक्लिफ भारी सुरक्षा प्रबंध के साथ वापस इंग्लैंड जा रहा था। भारत की ओर से दिए गए ICS सहयोगी ने रेडक्लिफ की जो अंतिम सेवा की वह यही थी कि उसने रेडक्लिफ के हवाई जहाज को अधिकतम सूक्ष्मता से जांच लिया, कहीं कोई बम तो छुपा हुआ नहीं है ना। हवाई जहाज उड़ चला। उस अंग्रेज न्याय शास्त्री ने कांच मड़ी खिड़की से बाहर झांका। वह गहरे विचारों में डूबने लगा था। गेहूं और गन्ने के अंतहीन खेत जो पंजाब में फैले हुए थे, खिड़की से बाहर तीव्रता से सरकते नजर आ रहे थे। सोना उगलते हुए उन खेतों को उस धरती के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए परिश्रमी और वीर लोगों को रेडक्लिफ द्वारा खींची गई केवल एक रेखा ने अलग अलग काट दिया था। रेडक्लिफ को भली भांति मालूम था कि जिन विभाजन रेखाओं का सृजन उसने किया है वे अब कितने दुख, दर्द और खून खराबे का सृजन करेंगी। रेडक्लिफ उदास था, बहुत उदास, लेकिन वह स्वयं को दोषी नहीं मान पा रहा था। विभाजन रेखाओं को यदि उसने किन्हीं और स्थानों से भी खींचा होता तो भी परिणाम वही रहता, वही दंगे और खून खराबा, और उन सब की जिम्मेदारी उसी तरह रेडक्लिफ के ही कंधों पर। सिरिल रेडक्लिफ की नियुक्ति के समय नेहरू और जिन्ना दोनों ने वचन दिया था कि उसके फैसले को वे न केवल अंतिम मानेंगे बल्कि उस पर अधिकतम क्षमता के साथ अमल भी करेंगे। अब उन दोनों ही नेताओं ने विभाजन रेखाओं के उन अंशों की कटुतम आलोचना शुरू कर दी थी जो उन्हें पसंद नहीं आए थे, और इसमें उन्होंने अपने घटिया मिजाज का परिचय दिया था। कुछ दिनों बाद उसे जिन लॉ चैम्बर्स से उठाकर भारत भेजा गया था, वापस उन्हीं लॉ चैम्बर्स में जा बैठे सिरिल रेडक्लिफ को वह मौका मिला जब वह उन दोनों नेताओं के घटिया मिजाज के प्रति अपनी अरुचि प्रकट कर सकता। वह मौका अपने ढंग का एकमात्र और अंतिम था। रेडक्लिफ उससे चूका नहीं। आधुनिक युग की सबसे जटिल विभाजन रेखाएं शीघ्र खींच देने का कार्य का उसका पारिश्रमिक 2000 पाउंड तय हुआ था, लेकिन उसे स्वीकार करने से रेडक्लिफ ने मना कर दिया। भारत और पाकिस्तान के उन मैदानों में जिनका साक्षी अब रेडक्लिफ नहीं बन सकता था, मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी देशांतर यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। असहाय लोगों की प्राथमिक टुकड़ियां पंजाब की पगडंडियों से, नहरों के किनारों से, खेतों की मेड़ों से, सड़कों और रेल मार्गों से चल पड़ी। रेडक्लिफ की विभाजन रेखाओं का प्रकाशन हो चुका था। कुछ ही घंटों के भीतर उन देशांतर यात्रियों पर ऐसी विपत्तियां टूट पड़ने वाली थीं जो पंजाब के उन निवासियों से भी त्राही त्राही बुलवा देने वाली थीं जिन्हें कि भारत में सर्वाधिक वीर माना जाता है और जिन्हें विपत्तियां सहने की क्षमता तो जन्म से ही मिली रहती है।
मनुष्य का जीवन चक्र जितनी नाटकीयता के साथ पंजाब की धरती पर सदियों से घूमता रहा है, उतनी नाटकीयता से अन्यत्र कहाँ। जिन मुसलमान गांवों ने पाकिस्तान के निर्माण पर मारे खुशी के आसमान सर पर उठा लिया था, उन्होंने पाया कि वे तो भारत में ही रह गए हैं। जिन सिखों ने भारत के आज़ादी समारोह की खुशियां अभी तक ठीक से मनाई भी नहीं थी, उन्हीं को अचानक पता चला कि जो खेत वे पीढ़ी दर पीढ़ी जोतते चले आए हैं, वे ही खेत अब पाकिस्तान के अंतर्गत हैं। और अब आनन फानन में जब सारा घर बार छोड़कर, खेती बाड़ी छोड़कर, सरहद पार करके उन्हें भारत चले जाना है, वरना जान का खतरा है। विभाजन रेखाएं खींचने जैसा कार्य उतनी हड़बड़ी में किए जाने के विरुद्ध रेडक्लिफ ने जो चेतावनियां दी थीं, वे अब तेजी से डरावनी सच्चाइयों के रूप में उभरने लगीं। कई नहरें ऐसी थीं जिनका प्रारंभ एक देश में हुआ, किंतु सुरक्षा व्यवस्था के कार्यालय दूसरे देश में रह गए। कई बार विभाजन रेखा किसी गांव के बीच से ही निकल पड़ी। फलस्वरूप गांव की दर्जन भर झोपड़ियां एक देश में और दर्जन भर दूसरे देश में दिखाई पड़ी। ऐसे भी तो एक बार हुआ जब विभाजन रेखा ने किसी मकान को ही बीच में से काट दिया। सदर दरवाजा एक देश में, पिछवाड़े की खिड़कियां दूसरे देश में। पंजाब की तमाम जेलें अकेले पाकिस्तान को मिली। इसी तरह पंजाब का एकमात्र पागल खाना भी उसी के हिस्से में आया। पागल खाने में जो हिंदू और सिख रोगी थे, वे अपने डॉक्टरों संरक्षकों से गिड़गिड़ा कर कहने लगे कि हमें भारत रवाना कर दीजिए, वरना मुसलमान हमारी हत्या करने के लिए कभी भी आ सकते हैं। डॉक्टरों, जो उन दीवानों के उपचार एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, जवाब दिया कि क्या दीवानों की भी हत्या करने कोई आ सकता है। सयाने डॉक्टरों ने दीवाने रोगियों से कहा कि आप लोगों ने बेवजह ऐसे खतरे की कल्पना कर ली है। और जैसा कि बात की घटनाओं से साबित हुआ, सयाने डॉक्टरों की अपेक्षा दीवाने रोगियों में कहीं ज़्यादा दूरदर्शिता थी। धन्यवाद। ये था आज का चैप्टर नंबर 12। कल रात 10 बजे आपका इंट्रोडक्शन होगा चैप्टर नंबर 13 से, जिसका नाम है हमारी जनता पागल हो गई है। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, आसपास सफाई बनाए रखें। बाय बाय।